हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे? पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट किए हैं जिसमें हमने न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हमने डालने की कोशिश की है। तो आप लोग इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कुछ कुछ चेंजेस हुए भी तो किस प्रकार के चेंजेस होंगे, है ना? हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि चेंजेस होंगे भी या नहीं होंगे। यू नेवर नो, हमें कुछ नहीं पता। पेपर होगा, एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या सोच थी न्यू वेंडर की, है ना? तो आज हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर है वो 5 है। 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर चार्ल्स डियाज फ्रॉम केरला, एक नाम दिया गया एक व्यक्ति का जो केरला से है, ठीक है? और वो कौन है? फॉर्मर एंग्लो इंडियन मेंबर है, पार्लियामेंट के एक मेंबर है। ओके। took so long over their preamble, उन्होंने बहुत लंबा समय लिया over their preamble at the beginning that he had no time to do justice to this point of view at the seminar। ठीक है, इसलिए उनको ज्यादा समय नहीं मिला जस्टिस करने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू पर सेमिनार में। अब यहाँ जो इतना बड़ा सेंटेंस भले ही कहने के लिए है, लेकिन ग्रामेटिकली जो एरर है ना, जब हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन जो है फेमिलियर हो जाता है इस चीज के लिए। ये देयर प्रियम्बल किसके लिए आ रहा है? देयर प्रियम्बल, व्यक्ति एक ही है, ठीक है? तो यहाँ क्या आना चाहिए? हिज प्रियम्बल। देयर नहीं आना चाहिए, कोई नाउन है ही नहीं हमारे पास प्लूरल जिसके लिए देयर आएगा, तो क्या आना चाहिए? हिज। वाइल इंडिया reiterate their traditional image as tigers at home, इसका मतलब होता है दोहराना, ठीक है? While India reiterate their traditional image as tigers at home and lambs abroad in the early part of this decade, it was sought to justify that approach। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? कि इस दशक के आरंभ में, कहाँ पर आ रहा है देखो, अर्ली पार्ट ऑफ दिस डिकेड, इस दशक के प्रारंभ में, शुरुआत में भारत ने अपने देश में तो बाघ का, देखो एट होम मतलब अपने देश में तो बाघ का, टाइगर्स का, है ना? और विदेशों में किसका? लैम्स होते हैं, मेमने। और विदेशों में, विदेश में मेमने की अपनी एक ट्रेडिशनल जो इमेज है ना, पारंपरिक छवि, उसको दोहराया है, पारंपरिक छवि को दोहराया है और इस दृष्टिकोण को उचित ठहराने का प्रयास किया है। प्रयास किया है, जस्टिफाई मतलब उचित ठहराने का, अपनी इस अप्रोच को उचित ठहराने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर हम सिंपली ये देख सकते हैं कि टेंस कौन सा है, किसमें बना हुआ है? पास्ट में वॉज आ रहा है, इसको भी क्या कर दो? पास्ट में कर दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, For so long now, काफी लंबे समय से, has the IPL been the hot ticket to fame and fortune that it is easy to forget traditionally it was the English country season that attracted the best। For so long now, काफी लंबे समय से, अब तक IPL जो है लंबे समय से, IPL प्रसिद्धि और धन का सबसे बड़ा रिसोर्स रहा है। किसका सबसे बड़ा रिसोर्स रहा है? किसका? प्रसिद्धि और धन का, फेम और फॉर्चून का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, ठीक है? तो ये भूलना आसान है, तो देखो, इट इज इजी टू फॉरगेट ट्रेडिशनली, ये भूलना बहुत आसान है कि परंपरागत रूप से ये इंग्लिश काउंटी सीजन ही था, ठीक है? ट्रेडिशनली इंग्लिश काउंटी सीजन ही था जिसने अट्रैक्ट किए सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को, अट्रैक्ट किया मतलब आकर्षित करा, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को आकर्षित करा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कोई ग्रामेटिकली एरर तो नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है आपसे कि एरर कहाँ पर है। फॉर सो लॉन्ग नाउ सही है, हैज के साथ में बीन आ रहा है, हैज आईपीएल बीन द हॉट टिकट टू फेम एंड फॉर्च्यून, दैट इट आ रहा है किसके लिए? आईपीएल के लिए। इट इज इजी, इजी के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर। इट वॉज द इंग्लिश काउंटी, वो इंग्लिश काउंटी ही का ही सीजन था जिसने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को क्या करा? अट्रैक्ट करा। इसमें नो एरर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ग्रामर में, ठीक है? बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, यहाँ करना क्या है आपको? अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। While it is well known that there are large scale leakages, while it is well known that there are large scale leakages in the public distribution system, सबको पता है भाई कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें लार्ज स्केल पे लीकेज है, लूप होल्स हैं पूरी कंट्री में।
देयर आर मैनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं। विच हैव, ये विच जो है किसके लिए आ रहा है, स्टेट्स के लिए। हालांकि हमें अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड से मतलब है। विच हैव मैनेज्ड सक्सेसफुल रिफॉर्म द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डिलीवर फूड ग्रेन्स टू द पुअर। ठीक है, क्या आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? अगर मैं कहूँ विच हैव मैनेज्ड टू सक्सेसफुली रिफॉर्म, विच हैव के बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, सक्सेसफुली रिफॉर्म। सही सा लग रहा है, फिर भी आगे देखते हैं। मैनेज्ड सक्सेसफुल रिफॉर्म, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो, मैनेज्ड सक्सेसफुल रिफॉर्म्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, यहाँ तक ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो वर्ब पर खत्म हो, ये रिफॉर्म्स तो नाउन है, ये तो गलत हो गया। मैनेजिंग, हैव के बाद मैनेजिंग आ नहीं सकता। मैनेज फॉर सक्सेसफुली रिफॉर्मिंग, फिर से वही बात हो गई, वर्ब चाहिए आपको, है ना। तो मैनेज टू सक्सेसफुली रिफॉर्म, मैनेज के साथ जेरंड नहीं आता, फॉर नहीं, मैनेज टू सक्सेसफुली रिफॉर्म, आंसर हो गया 1, हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट देखो, द कोर्ट रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिलीव टू द पिटिशनर एंड स्टेटेड, जो कोर्ट है उसने मना कर दिया कि हम पिटिशनर को कोई राहत नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, और ये कहा दैट फ्लाइंग ऑफ ऑल डीजल व्हीकल्स वाज बैंड विद इमीडिएट इफेक्ट, प्रोविजन ऑफ रिलीफ। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, प्रोवाइड रिलीफ, सॉरी, द कोर्ट रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिलीव। अब ये जो रिलीव है, रिलीव का मतलब होता है फ्री करना, ये वर्ब है। और रिलीफ क्या होता है, रिलीफ एक नाउन होती है जिसका मतलब होता है राहत, आराम, राहत और आराम। ठीक है, तो द कोर्ट रिफ्यूज टू, प्रोविजन तो नहीं हो सकता, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इन दोनों को काट दो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रहा। टू प्रोवाइड रिलीविंग, फिर वर्ब ले ली, प्रोवाइड समथिंग के लिए क्या आएगा, समथिंग क्या है, राहत, ये इसका ऑब्जेक्ट है प्रोवाइड का, तो टू प्रोवाइड एनी रिलीफ, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, हमारा एक पैराजम्बल का क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, इसको हम रीड कर लेते हैं। What precisely are the unusual elements that make a particular case so attractive to a certain kind of audience? ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसका कॉम्बिनेशन, इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे। It might be a particularly savage or unfathomable level of depravity. Very often it has something to do with the precise amount of mystery involved. यहाँ बोला क्या जा रहा है, जैसे देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Why are some crimes, कुछ अपराध ऐसे क्यों होते हैं जो डिस्टाइंड होते हैं फॉर परपेचुअल री-एग्जामिनेशन, मतलब उन क्राइम की किस्मत में ही लिखा होता है कि वो लगातार री-एग्जामिनेशन, मतलब उसमें कुछ ना कुछ जाँच-पड़ताल होती ही रहेगी। एंड अदर्स लॉक्ड इनटू परमानेंट ऑब्सक्योरिटी, जबकि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट ऑब्सक्योरिटी में चले जाते हैं, मतलब पता ही नहीं लगता उनका कहाँ चले गए। ठीक है, ऑब्सक्योरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, गुमनामी। होता है ना, कितने सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनका बहुत बोलबाला होता है ना? बच्चे-बच्चे को पता होता है उस क्राइम के बारे में कि ऐसा हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई। लेकिन वहीं दूसरे कुछ ऐसे क्राइम्स भी होते हैं, जब कब होते हैं, कब वो खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर इतनी परतें चढ़ जाती है, लोग उसको भूल जाते हैं। तो वो कहा कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ क्राइम्स तो है लगातार उसमें री-एग्ज़ामिनेशन होता रहता है, लगातार, परपेचुअल मीन्स लगातार, जबकि कुछ क्राइम्स गुमनामी में चले जाते हैं। ठीक है? अब ये एक सेंटेंस ऐसा लग रहा है जो स्टैंड अलोन है। ये 3, 1 और 4 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा। ठीक है? तो ये आपका स्टैंड अलोन सेंटेंस हो गया 4, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ। ठीक है, उसके बाद देखो, व्हाट प्रिसाइज़ली आर द अनयूजुअल एलिमेंट्स, वो कौन से ऐसे असामान्य तत्व हैं दैट मेक अ पर्टिकुलर केस, जो किसी एक पर्टिकुलर केस को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं टू अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस। तो ऐसी कौन सी एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसी पर्टिकुलर केस को किसी डिफरेंट टाइप की ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। फिर इट माइट बी अ पर्टिकुलरली सेवेज और अनफेथमेबल लेवल ऑफ डिप्रेविटी। अब देखो यहाँ पर इसने क्या कहा था, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर केस को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं कुछ लोगों के लिए। अब ये इट किसके लिए आ रहा है, उस एलिमेंट के लिए। इट माइट बी, हो सकता है कि ये पर्टिकुलरली सेवेज मतलब क्रूर, मर्सीलेस, एंड अनफेथमेबल मतलब जिसकी माप नहीं हो सके, है ना, जिसको समझा ना जा सके, जिसको सॉल्व ना किया जा सके, लेवल ऑफ डिप्रेविटी। तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली जो है सेवेज और अनफेथमेबल लेवल ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मतलब भ्रष्टता। ठीक है, वेरी ऑफन इट हैज समथिंग टू डू विद द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मिस्ट्री इन्वॉल्व। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि
हम पढ़ रहे हैं सेकंड। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कभी-कभी क्या होता है, अक्सर इसका संबंध इसमें शामिल रहस्य की भी सटीक मात्रा हो सकती है। कभी-कभी क्या हो सकता है, देखो पहले तो क्या बोला कि विशेष रूप से या तो क्या होगा, क्रूरता हो गया, भ्रष्टता हो सकती है। इसके अलावा कभी-कभी इसका लेना-देना किससे है? समथिंग टू डू, मतलब इसका लेना-देना किससे है? प्रिसाइज़ अमाउंट ऑफ, थोड़ा-सा अमाउंट ऑफ मिस्ट्री इन्वॉल्व हो सकता है कि उन केसेज़ में एक तो भ्रष्टता हो, है ना? क्रूरता हो, बहुत ज़्यादा लोगों को मज़ा आता है। और ये भी हो सकता है कि वहाँ कुछ मात्रा में क्या हो, रहस्य हो, मिस्ट्री इन्वॉल्व हो, इसलिए वो कुछ लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। तो देखो 4 के बाद 1, उसके बाद 2, है ना? और उसके बाद हम जब बात करते हैं थर्ड की, अनसॉल्व्ड एंड परहैप्स अनसॉल्वेबल केसेस ऑफर समथिंग दैट ऑर्डिनरी मर्डर डज़न्ट। तो इसलिए कहा जा रहा है, देखो ये कैसे रहेंगी, मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रहेगी, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहेगी। तो कह रहे हैं अनसॉल्व्ड एंड परहैप्स अनसॉल्वेबल केसेस, ऐसे केसेस जिनको कभी सुलझाया नहीं गया या फिर जिनको सुलझाया ही नहीं जा सकता। ऑफर समथिंग, वो कुछ ऐसा ऑफर करते हैं लोगों को जो ऑर्डिनरी मर्डर जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाता। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा क्यों है कि कुछ केसेस में बार-बार एग्ज़ामिनेशन होती रहती है और कुछ गुमनाम हो जाते हैं। बोले कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं? बोले क्रूरता और अनफैथोमेबल लेवल ऑफ डिप्रेविटी या फिर थोड़ी मिस्ट्री। और फिर कहा थर्ड में कि कुछ ऐसे केसेस जिनको कभी सॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है? वो कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्डिनरी मर्डर केसेस नहीं प्रोवाइड कर पाते, इसलिए वो अट्रैक्टिव नहीं बन पाते लोगों के लिए, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, ठीक है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स राइट व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। अब ये देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब ये कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ जोड़ते हैं उसको, ठीक है? टू के साथ जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब हम टेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहाँ पर आ रहा है व्हाट इज रिटन, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होना चाहिए, व्हाट वाज रिटन। टेंस बदलना है ना, क्यों बदलना है, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, इस तरह से हम टेंस में चेंजेस करते हैं, ठीक है? तो अब वर्ब को ही देख लेते हैं, चलो। अब पहली बात, राइट व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड, मुझे क्या ढूंढना है, वॉज रिटन कहाँ पर है, ये रहा और ये रहा, तो इसको काट दो, हैज बीन रिटन, इज रिटन को काट दो, मेरे पास कितने बचे, दो बचे, ठीक है? द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है यूजुअली, लेकिन जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो इसको हटाकर क्या लिखते हैं, हम टू लिखते हैं, तो ये दैट लिखा हुआ है, इसको काट दो, आंसर क्या हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू राइट व्हाट वाज रिटन ऑन द बोर्ड, ठीक है? नेक्स्ट, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said Delhi is facing a shortage of ICU beds and medical oxygen. इसमें कौन सी नई बात है ना? तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड, उन्होंने क्या कहा, अब ये क्या है, आपको सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। फिर वही बात, दिल्ली इज फेसिंग है, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, दिल्ली वाज फेसिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज करना होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होता है, ठीक है? अब हम क्या क्या देखिए, वर्ब देख सकते हैं, हम वर्ब देख सकते हैं, मुझे क्या चाहिए, वाज फेसिंग, तो हम किस किस को काट दें, हैज बीन फेसिंग नहीं होगा, इज फेसिंग नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर वॉज फेसिंग आ रहा है, यहाँ पर वॉज फेसिंग आ रहा है, मतलब इनको देखना है एक बार। अब देखते हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टोल्ड दैट दिल्ली वाज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ आईसीयू बेड्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन, है ना? और यहाँ पर आ रहा है सेड दैट। अब यहाँ पर क्या करें, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड, देखो आप सेड को, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर होता सेड टू, तो हम इसको किसमें बदलते, टोल्ड में। सेड टू को किसमें बदलते हैं, टोल्ड में। कारण क्या है, सेड टू के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट समबडी, और टेल कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, तो उसके बाद में क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब यहाँ देखो टोल्ड दैट, यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, पूरे सेंटेंस देख लो बिल्कुल सेम है, ठीक है? बस इसमें डिफरेंस है, टोल्ड आएगा या सेड आएगा। दिल्ली वाज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ आईसीयू बेड्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर सेड के बाद टू होता कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने किससे ये बात कही, तो अगर आप कहोगे द टीचर
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इसको किसमें चेंज करोगे आप? टोल्ड द स्टूडेंट्स में, टोल्ड द स्टूडेंट्स में। तो टोल्ड में चेंज करने के लिए, टोल्ड में चेंज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए था? सेड टू होना चाहिए था ना। अगर मुझे इसको टोल्ड में चेंज करना होता तो टू सेड टू होना चाहिए था, यहाँ पर सेड टू है ही नहीं, तो सेड को सेड ही रहने दें। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन अगर खाली सेड है तो उसका सेड ही रहेगा, ठीक है। सेज है तो सेज ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड, ये गलत हो जाएगा टोल्ड, इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है। ECI is considering tightening ways to cap the expenditure of political parties during the election, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? अपने वेज को टाइट कर रहा है, मतलब थोड़ी सी सख्ती बरत रहा है ताकि एक्सपेंडिचर पर एक कैप लगा सके, उसको रोक सके खर्चे को। किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। कब? इलेक्शन के दौरान, ठीक है। अब क्या है भाई? इज कंसिडरिंग टाइटनिंग वेज टू कैप, ठीक है। अब मुझे वर्ब देखनी है, टाइटनिंग वेज टू कैप, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इज कंसिडरिंग को किस में चेंज करना है? जब भी हमारी एक्टिव वॉइस इज एम आर, देखो एक्टिव वॉइस में अगर क्या हो, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको किस में चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज कंसिडरिंग को किस में चेंज करना है? इज बीइंग कंसिडर्ड में। कहाँ पर आ रहा है? देखो इज बीइंग कंसिडर्ड यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, इनमें से कुछ भी आ सकता है, इज एम आर, तो हम ये दोनों कंसिडर करते हैं। इज बीइंग कंसिडर्ड यहाँ आ रहा है, सही है। आर बीइंग कंसिडर्ड यहाँ आ रहा है, सही है। यहाँ केवल आर कंसिडर्ड आ रहा है, काट दो। यहाँ वर बीइंग कंसिडर्ड आ रहा है, काट दो। टेंस नहीं बदलते हम वॉइस में, टेंस हम नरेशन में बदलते हैं, वॉइस में नहीं बदलते। अब इन दोनों में क्या करें? अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन था? ECI, इसलिए यहाँ पर इज आया था, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। जब आपका सब्जेक्ट बन गया टाइटनिंग वेज, अब ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के हिसाब से क्या आना चाहिए? आर। इन दोनों में से कौन सा लोगे? सेकंड, ठीक है। आंसर हो गया आपका सेकंड, आर बीइंग कंसिडर्ड। He likes to subtly insult others to assert his superiority. उसे क्या पसंद है? सटली मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट वे में, लेकिन वो इंसल्ट करना पसंद करता है ताकि वो अपनी सुपीरियरिटी को दिखा सके सबको कि वो सुपीरियर है, ठीक है। आपको यहाँ कुछ इडियम्स दे रखे हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इडियम है जिसका मतलब होता है इंसल्ट करना। ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब चीजों को कल पर टालना, चीजों को कल पर टालना, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या है? दिल्ली डैली, दिल्ली शैली, आप चीजों को कल पर टाल रहे हो, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। अच्छा, टेक अ जैब, टेक अ जैब का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज। अब मुहावरों का मतलब जो है वो वर्ड मीनिंग से हटकर होता है, ये आपको सबको पता है। टेक अ कॉल ऑन का मतलब होता है कि भाई नाउ यू टेक अ कॉल ऑन, मतलब अब आपको क्या करना है? डिसीजन लेना, ठीक है। टू मेक अ डिसीजन, टू मेक अ डिसीजन, जैसे मैंने कहा मैंने अपना काम कर दिया है, नाउ यू टेक अ कॉल ऑन इट, अब आप लो डिसीजन, ओके। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है एक ऐसी वार्निंग, एक ऐसी वार्निंग या एक ऐसा ओपिनियन, किसी को कोई चेतावनी या ओपिनियन दिया है, ठीक है, या फिर कोई मैसेज दिया है आपने, कोई मैसेज दिया है जिसको लोग क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इग्नोर, जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वाई? हो सकता है बिकॉज इट इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एंड इट इज अनपॉपुलर, इसलिए लोग उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। तो एक ऐसी वार्निंग, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी वार्निंग, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा ओपिनियन जिसको लोग क्या करते हैं? इग्नोर, इग्नोर्ड बाय पीपल, लोग इग्नोर करते हैं। पूछा था हमसे इंसल्ट अदर्स, इंसल्ट करना मतलब चीजों को कल पे टालना नहीं, डिसीजन लेना नहीं। इग्नोर्ड बाय पीपल नहीं, क्रिटिसाइज करना मीन्स इंसल्ट करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेक अ जैब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगेन हमारे पास एक पैराजम्बल का पैसेज है, ठीक है, इसको हम रीड कर लेते हैं। ऑप्शन से देखने की कोशिश करते हैं बच्चों एक बार। ये स्टार्ट हुआ है या तो 3 से
और या फिर 4 से, मतलब मुझे 3 और 4 कंसीडर करने हैं एक बार। थर्ड को पढ़ते हैं। Nonetheless, the sum of all neurons in the nervous system generate complex human emotions like fear and joy, none of which can be attributed to a single neuron. देखो nonetheless से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि nonetheless का मतलब क्या है? फिर भी, है ना? फिर भी इसका मतलब है, मतलब ये आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता, तो आप किसको काट दोगे? आप एक काम करेंगे, आप ऐसे सारे ऑप्शन जो थर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उसको काट देंगे। अब ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि हमारा जो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा। तो 4 को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है? जब हम 4 को पढ़ते हैं तो कहता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज ऑफन कॉल्ड एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इसका मतलब है कि जो आपकी मानव चेतना है ना, जो आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसको अक्सर मानव मस्तिष्क का एक उभरता हुआ गुण माना जाता है या कहा जाता है। इमर्जेंट मतलब उभरता हुआ, ठीक है? उभरता हुआ गुण माना जाता है किसका? मानव मस्तिष्क का। क्या? ह्यूमन कॉन्शियसनेस। सोचो, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो भी हम अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? हमारे ब्रेन की वजह से, और उस ब्रेन में ही क्या होती है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हम हमारे ब्रेन को अवेयर रख के ही जागरूक रह सकते हैं, तभी हम अच्छे-बुरे की पहचान कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो मानव की जागरूकता है ना, चेतना है, उसको एक उभरता हुआ गुण माना जाता है मानव मस्तिष्क का, ठीक है? चलिए 4 से स्टार्ट हो गया। अब हम दोनों ऑप्शंस को देखते हैं, दोनों के हिसाब से 4 के बाद 1 आ रहा है, तो चलो 1 को पढ़ते हैं। 1 क्या है? लाइक द एंड्स दैट मेक अप अ कॉलोनी। ध्यान रखना, जैसे झुंड होते हैं ना, झुंड होते हैं, आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ी होगी। जो फिश होती है ना, उसकी झुंड को बोला जाता है स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। प्राइड ऑफ लायन, लायन शेरों की झुंड को क्या बोला जाता है? प्राइड। ऐसे ही फ्लीट ऑफ शिप, जहाज़ों के समूह को क्या बोला जाता है? फ्लीट, है ना? गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है? बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स या कीज़ होता है जो झुंड में होती हैं, राइट? ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो जो चींटियों का ग्रुप होता है ना झुंड, उसको बच्चों कॉलोनी बोलते हैं। एक तो कॉलोनी जिसमें हमारे घर होते हैं, मकान होते हैं जहाँ हम रहते हैं, है ना? यहाँ पर कॉलोनी क्या है? झुंड। तो लाइक ये बता रहा है, अच्छा पहले इसको हमने पढ़ लिया, लाइक द एंड्स, जैसे चींटियाँ हैं दैट मेक अप अ कॉलोनी, जो एक झुंड बनाती हैं, ठीक है? जो एक झुंड बनाती हैं। नो सिंगल न्यूरॉन होल्ड्स कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऐसा सिंगल न्यूरॉन नहीं होता जो कि जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन रखता हो। कोई भी एक सिंगल न्यूरॉन नहीं होता, मतलब कि एकमात्र न्यूरॉन का काम नहीं होता जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन रखता है। लाइक सेल्फ अवेयरनेस की, भाई जैसे सेल्फ अवेयरनेस किसी एक ही न्यूरॉन की वजह से आ रही है, जो उम्मीदें जगती है वो एक ही न्यूरॉन की वजह से आ रही है, या फिर प्राइड है, ठीक है, गर्व है, वो किसी एक ही न्यूरॉन से आ रहा हो, ऐसा नहीं है। तो 4 के बाद 1 है, ठीक है? फिर देखते हैं हम, अब यहाँ पर सिर्फ़ मुझे क्या देखना है, मेरे लिए क्या चैलेंज है कि 3-2 आना चाहिए या 2-3 आना चाहिए। बस ये चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? नो सिंगल न्यूरॉन। अब यहाँ पर देखो, जब हम फॉरवर्ड रीडिंग करते हैं तो कॉम्बिनेशन पेयरिंग कैसे बनेगी? फिर भी द सम ऑफ ऑल न्यूरॉन्स, यहाँ फिर न्यूरॉन की बात हो गई। फिर भी द सम ऑफ ऑल न्यूरॉन्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है? फिर भी जो तंत्रिका तंत्र में सभी न्यूरॉन्स का जो एक योग है, सारे न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम में सभी के सभी न्यूरॉन को जब हम एक साथ कंसीडर करते हैं, वो क्या जनरेट करते हैं? सभी न्यूरॉन्स एक साथ मिलके जनरेट करते हैं जटिल ह्यूमन इमोशंस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस जनरेट करते हैं, जैसे कि फ़ियर है, खुशी है, नन ऑफ व्हिच, जिनमें से कोई भी कैन बी एट्रिब्यूटेड टू अ सिंगल न्यूरॉन। यहाँ पर भी तो सिंगल न्यूरॉन की बात हो रही थी, यहाँ पर भी सिंगल न्यूरॉन की बात हो रही है। कहा जा रहा है फिर भी सारे न्यूरॉन जो मिलकर नर्वस सिस्टम में क्या जनरेट करते हैं? कुछ इमोशंस जनरेट करते हैं, जैसे डर है, खुशी है। इनमें से किसी को भी आप नहीं मान सकते कि वो सिंगल न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है, ठीक है? इनमें से किसी को भी आप श्रेय नहीं दे सकते किसी का भी कि भई एक ही न्यूरॉन का काम है, कि एक न्यूरॉन ने डर पैदा कर दिया, एक न्यूरॉन ने प्यार पैदा कर दिया, एक न्यूरॉन ने क्रोध पैदा कर दिया। ये सब इंटरनल जो है कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ये किसमें आ रहा है आपका?
थर्ड में आ रहा है। फिर ऑल्दो, फिर भी यद्यपि यदि अब इसने क्या किया, एक फैक्ट दे दिया, सिंगल न्यूरॉन को सिंगल न्यूरॉन से जोड़ दिया, ठीक है। फिर यद्यपि द ह्यूमन ब्रेन इज नॉट येट अंडरस्टूड एनफ टू आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म, हालांकि अभी तक जो ह्यूमन ब्रेन है उसको अच्छे से समझा नहीं गया है, पर्याप्त रूप से समझा नहीं गया है कि हम उसके मैकेनिज्म को, हम उसके सिस्टम को आइडेंटिफाई कर पाए, बाय विच इमरजेंस फंक्शन, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा इमरजेंस फंक्शंस मोस्ट मोस्ट न्यूरोबायोलॉजिस्ट अग्री दैट कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन, कह रहे हैं कि फिर भी अभी तक ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से नहीं समझा गया है, जिसके द्वारा सारे के सारे जो इमरजेंस होते हैं, जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो फंक्शन करती हैं। ज़्यादातर न्यूरोबायोलॉजिस्ट इस बात से अग्री करते हैं दैट कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन, जो ये जटिल संबंध है ना एक दूसरे के बीच में, ये जो जटिल कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस है ना अमंग द पार्ट्स, पूरे पार्ट्स के बीच में, गिव राइज टू क्वालिटीज दैट बिलोंग ओनली टू द होल, ठीक है, यही बात कह रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन ब्रेन का एक उभरता हुआ गुण है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, फिर बोले कि एक ही न्यूरॉन नहीं करता ये सारे काम, फिर से एक ही न्यूरॉन की बात हो रही है कि जो डर है, भय है, ये सब आप किसी एक न्यूरॉन को श्रेय नहीं दे सकते इनका। फिर कुछ न्यूरोबायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस है ना पूरे पार्ट्स के बीच में, ये गिव राइज टू क्वालिटीज, ये कैसी क्वालिटीज को क्या करते हैं, ऐसे गुणों को जन्म देते हैं जो केवल और केवल कैसे आती है, टू द होल, मतलब सब तो एक साथ मिलने पर ही आती है, समग्र एक साथ, ठीक है, उस समग्रता से संबंधित होती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, 4132, इसका आंसर हो जाएगा 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लिविंग कंडीशंस इन द रेफ्यूजी कैंप वर डैश अबीजमल विद स्कार्स फूड एंड एडिक्वेट शेल्टर, आप कह रहे हैं कि जो रहने की स्थिति थी ना रेफ्यूजी कैंप में वो कैसी थी, अबिस्मल का मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, ऑफुल, भद्दी, ठीक है, एबॉमिनेबल, एबहॉरेंट, ठीक है, डिटेस्टेबल, जिससे नफरत हो, लोथसम, लोथसम, इन सबका मतलब क्या है, बहुत ही भद्दी, बहुत ही खराब, है ना, ग्रूसम हो जाएगा, घासली हो जाएगा, मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत भद्दी। क्यों? क्योंकि वहाँ कम तो क्या था, खाना, और अपर्याप्त क्या था, रहने की व्यवस्था, शेल्टर। पूछ रहा है आपसे अबीजमल का सिनोनिम क्या होगा, अबीजमल का सिनोनिम कुछ ऐसा ही होगा जिसकी ये मीनिंग निकले। ओवरवेलमिंग आता है बच्चों इमोशंस के लिए, जब आप किसी भी इमोशन में क्या आ जाते हो जाते हो भावाभिभूत हो जाते हो, चाहे पॉजिटिव इमोशन हो चाहे नेगेटिव। क्रूशियल होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब क्रिटिकल है, क्रूशियल होता है क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट, मतलब वो एसेंशियल है, उसके बिना काम चल नहीं सकता, बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। पाइवोटल कह सकते हैं, पाइवोटल है, पैरामाउंट है, जैसे कोई फ्लाइट एयरलाइन कंपनी कहती है कि भाई हमारे लिए पैसेंजर्स की जो सुरक्षा है वो पैरामाउंट है, मतलब सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी को और क्या बोलते हैं, रिक्विजिट, ज़रूरी है, एसेंशियल है। अनइवन का मतलब क्या है, जो अ, समतल ना हो, ऊबड़-खाबड़ हो, तो अनइवन के लिए क्या आता है, बम्पी, कहते हैं ना बम्पी रोड, जहाँ पर गड्ढे बहुत हैं, स्ट्रेट नहीं है, स्मूथ नहीं है, लम्पी कह सकते हैं आप, ठीक है, बम्पी और लम्पी, राइट। अच्छा, अपैलिंग, अब अपैलिंग का मतलब क्या है, कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा कैसा हो, भद्दा हो, अच्छा नहीं हो, ठीक है, बहुत ही खराब हो। अपैलिंग, जैसे मान लो मम्मी अपने बच्चे को किसी मेहमान के यहाँ ले गई और समझा के ले गई थी कि बहुत अच्छे से बिहेव करना, सोफिस्टिकेटेड रहना, अपने मैनर्स दिखाना, अच्छे से बर्ताव करना। लेकिन मम्मी को बहुत गुस्सा आया उसके अपैलिंग बिहेवियर पर, कि वो उसने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठा। तो अपैलिंग का मतलब क्या है? देखो अबिस्मल का सिनोनिम ये नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं हो सकता, अनइवन नहीं हो सकता, अपैलिंग मतलब अनप्लीजेंट, जो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? आवर गवर्नमेंट इज़ बिल्डिंग अ न्यू अम्यूज़मेंट पार्क इन द सिटी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बड़ा आसान है, वर्ब को देख लो। यहाँ पर क्या है, इज़ बिल्डिंग, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये इधर आ जाएगा, आ रहा है। इस बिल्डिंग को किस में चेंज करेंगे, इज़ बीइंग
बिल्ट में चेंज करेंगे। टेंस नहीं बदलता लेकिन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इज़ बिल्ट कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इज़ बीइंग बिल्ट यहाँ आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? 4th। ठीक है, नेक्स्ट देखो। रन अवे, भाग जाओ बच्चों जल्दी से, ठीक है? रन अवे चिल्ड्रन क्विकली, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो सेड के बाद में ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको टू में चेंज करते हैं। तो ये तो वैसे ही हट गया, इसको टू में चेंज करना होगा, तो ये तो वैसे भी हट गया, ठीक है? अच्छा, आस्क दैट द चिल्ड्रन आ रहा है यहाँ पे, सेंटेंस गलत। चलो, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन दैट टू, अब दैट और टू दोनों थोड़ी आएँगे, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना? दैट और टू दोनों नहीं आएँगे। द चिल्ड्रन आस्क्ड दैट द चिल्ड्रन टू रन अवे। भाई आस्क के बाद में आता ना, आस्क के बाद टू आता ना, चिल्ड्रन पहले आता ही पूरा गड़बड़ हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू रन अवे क्विकली, ये सही है। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन वेदर, वेदर नहीं आता, वेदर और इफ कब आते हैं? इंट्रोगेटिव में, जब सेंटेंस कैसा होता है? इंट्रोगेटिव। आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है? नेक्स्ट देखो, द मैनेजर हैड टू फाइंड अ सॉल्यूशन क्विकली, मैनेजर को बहुत जल्दी कोई समाधान निकालना था, क्यों? एज द डैश डिपार्टमेंट, क्योंकि जो डिपार्टमेंट था, देखेंगे ऑप्शन में क्या आएगा, स्ट्रगल, बहुत संघर्ष कर रहा था, टू कीप अप विद द इंक्रीजिंग वर्कलोड, ताकि वो बढ़ते हुए काम के बोझ के साथ क्या कर पाए? कीप अप कंटिन्यू कर पाए। एंड एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस क्या होता है? शिकायतों के साथ क्या कर पाए? कीप अप कर पाए, मैनेज कर पाए उनको। अब यहाँ क्या आना चाहिए? देखो, आपका पहला वर्ड है बिलीगर्ड, बिलीगर्ड का मतलब होता है इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है रिसोर्सफुल, व्यक्ति कब होता है? जब वो बहुत स्किलफुल होता है, बहुत स्किलफुल है, समझदार है, क्लेवर है, डिस्टर्निंग है। मैंने आपको 3 वर्ड्स करवा रखे हैं, हमने पढ़ रखे हैं इंजीनियस, इंजेनुअस और इंडिजिनस, ठीक है? सबको पता होगा। तो इंजीनियस कैसा होता है? इंजीनियस होता है बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत चालाक, समझदार। इनजेनुअस क्या होता है? भोला-भाला, जिसको आप क्या कहते हैं? ग्रीन हॉर्न। इन सब के हमने सिनोनिम्स कर रखे हैं भर-भर के बहुत सारे। इंडिजिनस क्या होता है? लोकल, स्वदेशी। ये सब मिलते-जुलते वर्ड्स हैं। तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका जीनियस, से याद कर लो, इंजीनियस। जीनियस कौन होता है? टैलेंटेड, क्लेवर, टैलेंटेड, ठीक है? टैलेंटेड हो जाएगा, एड्रॉइट हो जाएगा, एड्रॉइट जो दक्ष है, निपुण है, उसको एड्रॉइट कहते हैं, तो इंजीनियस हो जाएगा। डायनेमिक कैसी पर्सनैलिटी होती है? बहुत ही एनर्जेटिक एंड चीयरफुल, ठीक है? बहुत डायनेमिक मतलब एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ बीन्स, ठीक है? और आप कह सकते हैं खूब उमंग है, उत्साह है, तो ज़ेस्टफुल, ज़ेस्टफुल है, विगरस है, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कैसे लोग होते हैं बच्चों? ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आशावादी। आशावादी मतलब कैसे रहेंगे? ये चीयरफुल रहते हैं हमेशा, एकदम चीयरफुल रहते हैं, ठीक है? और सैंग्विन, सैंग्विन आशावादी के लिए आता है, ठीक है? चलो, अच्छा, ऐसे लोग सबके लिए कैसे होते हैं? कहते हैं भाई ऐसे शुभ है, शुभ है सबके लिए, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव है, तो आप इनको क्या कहोगे? फेवरेबल। कोई सिचुएशन जो आपके अनुकूल है, फेवरेबल है, आपके लिए कोई मौका है वो ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस ऑकेजन ऑफ कहते हैं ना, शुभ अवसर पर ऑस्पिशियस है, प्रोपिशियस है, प्रोपिशियस कह सकते हैं आप। लेकिन जब आप बात करते हो इसके ऑपोजिट की, तो देखो ऐसे लोग जो कैसे हैं? ग्लूमी, कैसे रहते हैं? चुप-चुप रहते हैं, सैड रहते हैं, निराशा में रहते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट क्या हो गया? पेसिमिस्टिक, ठीक है? पेसिमिस्टिक कह सकते हैं, ओमिनस कह सकते हैं, अशुभ, ओमिनस। और इधर ऑस्पिशियस, इधर क्या हो जाएगा? इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्या होगा? अब तीनों देखो ध्यान से, रिसोर्सफुल, डायनेमिक, ऑप्टिमिस्टिक, तीनों अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, अच्छे।
ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो मैनेजर को क्या होगा, जल्दी से जल्दी सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है जो डिफिकल्टी से भरा हुआ है वो स्ट्रगल कर रहा है इंक्रीजिंग वर्कलोड को मैनेज करने। तो आंसर हो जाएगा आपका बिलीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ। आई मेट द गर्ल हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब ये पूछ रहा है आपसे हु हेल्प मी यस्टरडे क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़े नए टाइप के लगने वाले हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, आई मेट द गर्ल, ये जो गर्ल है लड़की नाउन, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है जिसने मेरी कल मदद की थी। तो ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, क्योंकि क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड, क्योंकि यह है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें क्या होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्लॉज। अगर वो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, अगर वो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो क्लॉज तो वो है, उसे क्या कह दोगे? एडजेक्टिव क्लॉज नहीं कहोगे क्या? उसको एडजेक्टिव क्लॉज कह दोगे। आंसर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई रैन विद ग्रेट स्पीड। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव। देखो हम देखते हैं, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। विद ग्रेट स्पीड किसके लिए आ रहा है? रैन के लिए। रैन क्या है? वर्ब। वर्ब का मैनर क्या है? तरीका। तरीका क्या था उसके भागने का? तरीका था विद ग्रेट स्पीड, ये इसका तरीका है, विद ग्रेट स्पीड। तरीका बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। एडवर्ब किसका जवाब देता है आपको? व्हेन का, वेयर का, हाउ का, वाई का, ऐसे जवाब देता है। तो मैनर बताने का काम एडवर्ब करेगा। तो ठीक है, इसको तो काट दो, एडजेक्टिव को काट दो। अब ये तीन बचे, एडवर्ब तो ये है। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, विद ग्रेट स्पीड में कहीं सब्जेक्ट और वर्ब है क्या? नहीं है, तो ये क्लॉज नहीं हो सकता, क्योंकि क्लॉज में क्या एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। एडवर्ब है, खाली एडवर्ब होता मतलब एक शब्द होता तो चल जाता, ये एडवर्ब भी नहीं है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज, इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखो, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग सफरिंग डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सिवियर। अगर आप किसी पीड़ा को, किसी कमी को, किसी प्रॉब्लम को कम कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड लिखेंगे? तो इंट्रूड का मतलब क्या होता है? घुसपैठ करना। आप जब कहीं पर इलीगली घुस जाते हैं, घुसपैठ करना, तो आपने क्या कर दिया? विदाउट परमिशन कहीं घुसे तो आपने इन्फ्रिंज कर दिया, है ना? आप किसी की सीमा के अंदर घुस गए, ट्रेसपास हो गया, सीमा के अंदर घुस गए, रूल्स को वायलेट करके इलीगली विदाउट परमिशन। बुलडोज का मतलब, बुलडोजर समझते हैं ना, बुलडोजर बिल्डिंग्स वगैरह को गिराने के काम आता है। तो बुलडोज मतलब डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना। ठीक है, गिरा दिया, नॉकडाउन। नॉकडाउन फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिमोलिश करना, गिरा देना बिल्डिंग्स वगैरह को। ठीक है, अच्छा, एलिविएशन का मतलब क्या होता है? रिलीफ, रिलीफ देना, मिटिगेशन। अब जिन्होंने वो कैप की क्लासेस ली है पुरानी, उनको सबको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ से कर रहे हैं। हमने एलिविएट वर्ड पढ़ा था, हमने पैसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, असुएज, ये सब पढ़े थे। ठीक है, असुएज तो वर्ब है, लेकिन इसने एलिविएशन नाउन पूछा है, तो आप असुएज से असुएजमेंट बना सकते हैं ना। आप किसी झगड़े को कम कर रहे हैं, डेफिशिएंसी को कम कर रहे हैं, तो उसको मॉडरेशन में लेकर आ रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेस सिवियर बना रहे हैं। ठीक है, और टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है? प्रमाण, एविडेंस। एविडेंस, टेस्टिमोनी वगैरह होती है ना, प्रमाण है, एविडेंस है, टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ, प्रमाण। आंसर क्या होगा? एलिविएट। एलिविएट से एलिविएशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं फिर कह रही हूँ बच्चों, अगर जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको वोकैब में बहुत दिक्कत आ रही है, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप पुरानी क्लासेस को देख लें, एक बार 50 सेट्स को देख लें, जो वोकैब की क्लासेस हमने की हुई हैं, बहुत डिटेल में उसको देख लो, वोकैब की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आप। ठीक है, चलो यहाँ पर हमें फिल करना है
द टीम मेंबर्स वर्कड इन अ डैश मैनर। भाई कुछ टीम मेंबर्स हैं, जब एक ही टीम में काम करते हैं तो कैसे मैनर में काम किया होगा उन्होंने, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट ईच इंडिविजुअल, कि प्रत्येक व्यक्ति के आइडियाज को वैल्यू दी जाए एंड कंटिन्यूअसली इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोजेक्ट, और वो उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल इंटीग्रेटेड रहें कंटिन्यूअसली, मतलब सबको कंपैटिबिलिटी हो, सब में कैसा हो, सबके अंदर अग्रीमेंट हो, सबके अंदर कंसेंट हो, सबके विचार समान हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, ये कहा जा रहा है। तो देखो इंट्यूटिव और स्पॉन्टेनियस दोनों का एक ही मतलब है। इंट्यूटिव और स्पॉन्टेनियस दोनों का मतलब होता है नेचुरल। अब नेचुरल का मतलब क्या है, जो नॉट प्लान्ड है, जो प्लान्ड नहीं है, या फिर नॉट अक्वायर्ड है। अब इसको अपन दो सेंस में लेते हैं। एक तो जैसे मान लो मेरा हाथ किसी गर्म चीज पे लग गया तो मैं तुरंत हटा लूंगी, उसके लिए मुझे कोई रीजनिंग थोड़ी लगानी पड़ रही है, नेचुरल है ना, बिल्कुल नेचुरल है। तो अगर मैं इसको नेचुरल के केस में लूँ तो आप कह सकते हैं कि भाई ये उसके अंदर इनबिल्ट है, नेचुरल है, उसने अक्वायर नहीं करी कहीं से, इन्नेट है, जन्मजात है ना। और इनबॉर्न है, ये भी कह सकते हैं कि उसकी आदत कैसी है, जन्मजात है, नेचुरल है, ठीक है, उसने अक्वायर नहीं करी है, तो उसके लिए इम्पल्सिव और कंजेनिटल भी लिख सकते हैं, इम्पल्सिव एंड कंजेनिटल नेचुरल के केस में। वही स्पॉन्टेनियस। अब एक बात बताओ, आपने स्पॉन्टेनियसली कोई एक्ट कर लिया तो आपने कैसे करा, उसको हैफर्डली करा, हैफर्ड हो गया, है ना। और आप कहेंगे रैंडम हो गया, रैंडम हो गया मीन्स नॉट प्लान, प्लान नहीं किया था। आपने कहा इट वॉज इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसने प्लान नहीं किया था, अचानक से उसका ऐसा रिएक्शन हो गया, जिसको आप प्लान नहीं करते, जिसको आप प्लान नहीं करते उसके लिए हमने कौन से वर्ड्स लिख रखे हैं, जो अनप्लान्ड है उसको आप कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। सडनली मीटिंग रख ली बिना प्रिपरेशन के, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड, एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी का मतलब क्या होता है, आपको बिना प्लानिंग के टॉपिक दे दिया और आपको बोलना है, आपको तैयारी करने के लिए टाइम नहीं दिया गया। जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स वगैरह में एक्सटेम्पर का कंपटीशन होता है, उसमें व्यक्ति को ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है और उसे बोलने के लिए कहा जाता है। डेलिब्रेट का मतलब क्या है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर किया गया। अब देखो ये दोनों क्या है, बिना जाने बूझे आपने किसी काम को करा, सडन आपका रिएक्शन था, रीजनिंग नहीं थी, लेकिन ये जानबूझकर करोगे, जानबूझकर करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंशनल, जानबूझकर करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंशनल हो जाएगा, आपकी कैलकुलेटेड एफर्ट, कैलकुलेटेड मतलब एकदम सोचा समझा। जैसे मर्डर है कोई, सोचा समझा, तो क्या बोलोगे, प्री मेडिटेटेड मर्डर, प्री मेडिटेटेड, सोच समझ के किया गया, कैलकुलेटेड, स्पॉन्टेनियस नहीं था, ठीक है, बहुत सोचा समझा था, ठीक है। उस केस में ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अब हारमोनियस का मतलब क्या है, हारमोनी का मतलब होता है वैसे शांति। अब कोई भी रिलेशन है कैसा है, हारमोनियस मतलब सबके बीच में शांति की स्थिति है। इसको दो केस में लेते हैं, ठीक है, इसको दो केस में कैसे लेंगे, एक तो अगर व्यक्ति की जो विचार है वो मिलते हैं तो कैसे हैं, सब कंपैटिबल, कंपैटिबल है, सब कुछ बैलेंस्ड है। अब एक बात बताओ कि कोई गाना बजा रहा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहा है, गाना भी गा रहा है, सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस है, तो उसके उस केस में जो आपको पीस ऑफ म्यूजिक मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा वो मेलोडियस। तो आप सुरीले के केस में भी इसको ले सकते हो, मेलोडियस है, ठीक है। डलसेट, DULCET, डलसेट, है ना। और मेलिफ्लुअस जो सुरीला है उसके लिए क्या लिखते हैं, मेलिफ्लुअस, सुरीला, ओके। अच्छा आपने पढ़ा है ना सिम्फनी, सिम्फनी मतलब मधुर, और कैकोफनी, कैकोफनी कैसे बनता है, ये फोनोज मतलब साउंड है, और कैको मतलब बैड है, बैड साउंड मतलब कर्कश आवाज, मेरे कानों को अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये क्या है, सुरीला और मधुर, है ना। और यूफनी, ईयू भी गुड के लिए आता है, और फोनी फोनोज के लिए आता है। अब देखो टीम मेंबर्स ने कैसे मैनर में काम किया, एकदम शांति में, बैलेंस और कंपैटिबल में, मतलब उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, अग्रीमेंट। आंसर क्या हो जाएगा, हारमोनियस। इंट्यूटिव स्पॉन्टेनियस होगा नहीं, डेलिबरेट होगा नहीं, हारमोनियस।
ठीक है, तभी तो प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर पाएंगे और सबके आइडियाज को वैल्यू दी जाएगी। नेक्स्ट देखो, दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की थी, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। देखो सिंपल सेंटेंस जो होता है ना बच्चों, उसमें एक ही क्लॉज होता है, ओनली वन क्लॉज, एक ही क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था। ऐसे दो वाक्य जो इससे जुड़े हैं, फैन बॉयज, किस किससे, फॉर एंड, नॉर, बट और येट और सो, ठीक है, इनसे अगर जुड़े हुए हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक वाक्य का दूसरे वाक्य से कोई संबंध नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रिसीव माई कॉल, आई वेंट टू आगरा एंड आई सॉ द ताजमहल। तो दोनों वाक्यों का किसी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एकदम फ्री सेंटेंसेस है। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में क्या हो, वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, अगर हमारे सेंटेंस में क्या हो, वन तो हो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक तो कैसा सेंटेंस हो, एकदम फ्री, है ना, और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो, प्लस एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो, जैसा अपन कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक तो सेंटेंस जुड़ा होता है इफ से, अब जैसे ही इफ से जुड़ गया वो कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अगर मैं बोलूं इफ माय फादर परमिट्स मी और बोल के छोड़ दूं तो अधूरा हो गया ना। अब इसको पूरा होने के लिए किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो मुझे पूरा सेंटेंस बोलना होगा कि इफ माय फादर परमिट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, तो उसका संबंध है दूसरे वाले सेंटेंस से। तो मतलब एक तो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, तब जाकर वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दोनों के फीचर्स आ जाते हैं, कंपाउंड के भी और कॉम्प्लेक्स के, मतलब एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब यहाँ देखो, दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाया था, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। ये कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन दो का मतलब क्या है, यद्यपि। अब इसको अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए इस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना। ठीक है, चलिए हमारा एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको हम रीड कर लेते हैं जल्दी से, है ना। कई बार आपको पैसेज मिल रहा है, कई बार क्लोज टेस्ट मिल रहा है, तो हमने कुछ मॉक्स में पैसेज भी लिए हैं, कुछ में क्लोज टेस्ट भी लिए हैं। गुड सेंस अपीयर्स टू हैव, गुड सेंस का मतलब है भाई अब अच्छी सोच, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अच्छी सोच है ना, गुड सेंस, अच्छी सोच, अपीयर्स टू हैव डैश एट लास्ट, आखिरकार अच्छी सोच डैश हुई है, ऐसा लग रहा है कि आखिरकार अच्छी सोच की डैश हुई है। विद अ फ्रेश सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स, कुछ फ्रेश सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स, कुछ नए नियम निकले हैं टू रिप्लेस, जो कि किसकी जगह लेंगे, लास्ट ईयर्स पुअरली कंसीव्ड वन, पिछले साल के कुछ ऐसे नियम हैं जो कि बहुत ही गलत हैं, खराब हैं, पुअरली कंसीव्ड हैं। द सेंटर हैज सॉट टू विड्रॉ द बैन, केंद्र ने मांग की है, विड्रॉ मतलब हटाने की, बैन को हटाने की, जो कि किस पर था, ऑन सेल ऑफ कैटल, जानवरों की विक्रय पर, जानवरों के बेचने पर जो बैन था ना, जानवरों को काय के लिए बेचने के लिए, फॉर स्लॉटर, जैसे बूचड़ खाने में उनको काटा जाता है मीट ऑब्टेन करने के लिए, तो उनकी कटाई पर, इन एनिमल मार्केट। ठीक है, तो केंद्र ने किस चीज की मांग की है, नए ड्राफ्ट रूल्स आए ना, उन्होंने मांग की है कि भाई जो एनिमल मार्केट है वहां पर जानवरों को मारने के लिए जो उनको बेचा जाता है, उस पर जो बैन है ना, उसको हटा दो, उसको हटाने की मांग की है। द ड्राफ्ट रूल्स आर नाउ ओपन फॉर कमेंट्स एंड सजेशंस, और ये जो ड्राफ्ट रूल आया ना नया, वो अभी ओपन है कि आप उस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो। व्हेन द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड, जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया इन रूल्स को, इसके तहत अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑन May 23, 2017, जब 2017 को द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत, ठीक है, मिनिस्ट्री
ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन रूल्स को नोटिफाई किया, तो देयर वाज डैश, तो एक डैश हो गया था, दैट इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिंग क्रूएल्टी, कि इस क्रूरता को रोकने के नाम पर, इस क्रूरता को रोकने के नाम पर, जो जानवरों के साथ क्रूरता हो रही है ना उसको रोकने के नाम पर, एंड रेगुलेटिंग डैश मार्केट, और मार्केट को रेगुलेट करना मतलब उनको चलाना, अच्छे से नियमों के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना। गवर्नमेंट वाज सरप्टिशियस मतलब कोवर्टली, चुपचाप, सरकार चुपचाप थ्रॉटलिंग, गला घोट रही है द कैटल ट्रेड, किसका, कैटल ट्रेड का, कैटल के लिए जो मतलब कैटल ट्रेड जो होता है ना, जानवरों को खरीदना बेचना ये सब करना, तो उसका गला घोट रही है चुपचाप। एंड फर्दरिंग द बीजेपी, और बीजेपी का जो एजेंडा है ना गौ रक्षा का, उसको बढ़ा रही है, बल्कि उसकी हेल्प कर रही है ऐसा करके। द रूल्स वर क्रिटिसाइज, इन नियमों का क्या किया, इनकी आलोचना की गई, इनकी बुराई की गई, फॉर रिस्ट्रिक्टिंग लेजिटिमेट एनिमल ट्रेड, कि भाई ये नियम तो क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसको, कानूनी तौर पे जो एनिमल ट्रेड चलता है उसको, एंड इंटरफियरिंग विद, और दखल अंदाजी कर रहे हैं डैश हैबिट्स में। द न्यू ड्राफ्ट मेक्स अ वेलकम डिपार्चर, वेलकम डिपार्चर का मतलब है द न्यू ड्राफ्ट मेक्स अ वेलकम डिपार्चर, वेलकम डिपार्चर का मतलब होता है कि आप किसी चीज को खुशी खुशी क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हो, हैप्पीली एक्सेप्टिंग, पॉजिटिवली डिजायर्ड, ठीक है, मतलब उसकी बहुत पॉजिटिवली डिजायर है आपको, तो वो क्या कर देंगे, न्यू ड्राफ्ट जो है वेलकम डिपार्चर है फ्रॉम अर्लियर रूल्स, फिर पुराने रूल्स का। सीकिंग टू प्रोवाइड, जो कि किस चीज की मांग कर रहे हैं, टू प्रोवाइड ग्रेट रिलीफ, ठीक है, कि इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा बायर्स को ऑफ एनिमल्स, ताकि क्या हो जाए, एनिमल्स के जो बायर्स है ना उनको बहुत राहत मिल जाए फ्रॉम डैश पेपर वर्क, ठीक है, डैश पेपर वर्क एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, जो आपकी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स होती है और जो बहुत सारा पेपर वर्क होता है ना, उससे उनको क्या मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो अब हम इसको ऑप्शन से देखते हैं क्या आना चाहिए। गुड सेंस अपीयर्स टू हैव एट लास्ट, देखो इनटेम्परेंस का मतलब होता है, इनटेम्परेंस मतलब असंयमिता, मतलब आप किसी चीज को संयम के साथ नहीं कर रहे हो, बद परहेजी कर रहे हो, तो आप जब किसी चीज को परहेज के साथ नहीं करोगे, जैसे किसी पेशेंट को बोला गया कि आप अल्कोहल नहीं ले सकते, लोगे तो बहुत मॉडरेट अमाउंट में लोगे, लेकिन उसने असंयम रखा और ऐसे पी कि जैसे आज के बाद पिएगा ही नहीं, तो वो क्या है, इनटेम्परेंस है, ठीक है। ओवर ओवर कंजम्पशन, इसका मतलब हो गया ओवर कंजम्पशन किसी चीज का, बहुत ज्यादा यूज कर लिया आपने उसको, ठीक है। अबैंडनमेंट का मतलब क्या होता है, परित्याग करना, डिजर्शन, आपने उस चीज का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, रिनाउंसिएशन, त्याग दिया उसको, अबैंडन से बन गया अबैंडनमेंट, और वहीं एब्डिकेशन, देखो किसी पद या सत्ता का त्याग, ये भी वही होता है, किसी पद या सत्ता का त्याग, तो दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हो गए, ठीक है, आप इसके लिए एब्डिकेशन भी लिख सकते हैं, एब्डिकेशन। अच्छा, प्रिवेल का मतलब क्या होता है, एक तो प्रिवेल के दो मतलब होते हैं, एक तो प्रिवेल का मतलब होता है कहीं पर प्रचलित होना, प्रचलित होना, जैसे ये रीति रिवाज यहाँ प्रचलित है ना, ये ट्रेडिशन यहाँ प्रचलित है, और दूसरा इसका मतलब होता है विजय पाना या हावी होना, जब एक टीम दूसरी चीज पर हावी हो जाएगी, दूसरी टीम पर एक बात दूसरी बात पर हावी हो जाएगी, तो विजय पालेगी ना। सेंस क्या है, फाइनली गुड सेंस अपीयर्स टू हैव, आखिरकार जो अच्छी सोच है, ऐसा लगता है कि वो जीत गई है, उसने जीत हासिल कर लिया, आंसर क्या होगा, सेकंड, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ये आ नहीं सकते, इनटेम्परेंस का पैसेज के अकॉर्डिंग कोई सेंस नहीं है, ये आ नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से देखते हैं, व्हेन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द रूल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑन May 23, 2017, देयर वाज डैश, अब उस वक्त क्या थी, एक क्या थी, सप्लीकेशन, सप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सप्लीकेशन का मतलब होता है प्रेयर, प्रेयर, किसी से क्या करना, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना मतलब बिसीच, एंट्रीट, इन सब का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, बिसीच, एंट्रीट, ठीक है। और
सॉलिसिटेशन, भाई प्रेयर है, आपने प्रार्थना करी किसी से। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ठीक है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है उपेक्षा करना, आप किसी को क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, किसी की इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या करा, उपेक्षा कर दी, ठीक है, उपेक्षा कर दी। एंड आपका लास्ट वर्ड है एक्विजेंस, जिसका मतलब होता है, एक्विजेंस मीन्स एक्सेप्टेंस और कंसेंट, अनुमति, कंसेंट, आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सेप्टेंस। अब पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है, देयर वॉज, क्या था कि भाई इस क्रूएल्टी को, इस क्रूरता को रोकने के नाम पर क्या कर रहे हैं वो, मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं, है ना, मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं। तो प्रेयर है, चिंता है, नेग्लेक्ट है या एक्विजेंस है, चिंता है ना, एक चिंता हो गई थी कि जब उन्होंने ये रूल नोटिफाई किया था कि ये तो क्या कर रहे हैं, क्रूअलता को, क्रूएलिटी को, क्रूरता को रोकने के नाम पे तो मार्केट को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, और ये तो ऐसा करेंगे अगर, तो ये तो हमारे जो एनिमल कैटल ट्रेड है उसको खत्म कर देंगे, बिल्कुल उनका गला घोट देंगे। तो क्या था, कंसर्न था, चिंता, ठीक है। आगे देखो, एंड रेगुलेटिंग डैश मार्केट, अब कौन से मार्केट को रेगुलेट करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, डिलीजेंट, डिलीजेंट कैसे लोग होते हैं, मेहनती, तो उनको क्या कहोगे आप, शेड्यूलस, शेड्यूलस, असिडुअस, ठीक है, मेहनती होते हैं। अपीजमेंट, अपीजमेंट का मतलब होता है वही शांत करना, कामिंग, शांत करना, अभी देखे थे ना कुछ वर्ड्स, ठीक है, जिसमें क्या था, आपका मिटिगेशन था, कामिंग था, शांत करना, ठीक है, अपीजमेंट। इमोशनलेस कैसे लोग होंगे, इमोशनलेस होंगे जिनमें कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है, इम्पैसिव, कोई इमोशंस नहीं है। और लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, एनिमल। तो कैसे मार्केट को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, द रूल्स वर क्रिटिसाइज्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग लेजिटिमेट एनिमल ट्रेड एंड इंटरफियरिंग विद डैश हैबिट। अब इन रूल्स की किस लिए आलोचना हुई कि ये क्या कर रहे हैं, एनिमल लेजिटिमेट, जो कि कानूनी है, एनिमल ट्रेड में क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, है ना, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और कैसी हैबिट्स में इंटरफियर कर रहे हैं, रिलेंटिंग, रिलेंटिंग का तो मतलब होता है एक्सीड करना, यील्ड करना, रिलेंट करना का मतलब होता है आसानी से मान जाना, एक्सीड, आसानी से मान जाना, ठीक है, कैपिचुलेट, कैपिचुलेट, आसानी से मान जाना। देखो, डेडिशन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, स्पेशली लीगल टर्म्स में, आपने अपनी गलती मान ली, सरेंडर कर दिया, ठीक है। इम्पैसिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको, आपके मन में कोई, आपके मन में कोई भावना नहीं है, तो क्या है, अपैथी है, अपैथी है, इंडिफरेंस है, कोई लेना देना नहीं है आपको उस चीज से, अपैथी है, इंडिफरेंस है, मतलब कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। और डाइटरी का मतलब क्या होता है, खाने पीने से संबंधित, रिलेटिंग टू डाइट। तो कैसी हैबिट्स में इंटरफियर कर रहे हैं, डाइटरी हैबिट्स में। भाई सोचो आप, अगर एनिमल ट्रेड के बारे में बात हो रही है, एनिमल ट्रेड क्यों होता है ज्यादा, मांस के लिए, मांस ऑब्टेन करने के लिए, जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसमें इंटरफेरेंस हो गया खाने पीने की हैबिट्स को लेकर, तो आंसर हो जाएगा डाइटरी, ठीक है। The new draft makes a welcome departure from the earlier rules seeking to provide great relief to buyers of animals from dash paperwork। अब बताओ पेपर वर्क कैसा होगा, देखो पेपर वर्क क्या है, नाउन, नाउन के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव, विशेषता चाहिए। रिनंसिएशन, CION पे खत्म हो रहा है, नाउन है, ठीक है। ITY पर खत्म हो रहा है, नाउन है। मूर्खता, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, CION पे खत्म हो रहा है। पीछे देखो मैंने आपको कैपिचुलेट वर्ड करवाया था, मतलब यील्ड करना, झुक जाना, बात मान लेना, उसी के नाउन फॉर्म है। नाउन चाहिए ही नहीं हमें, हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। आंसर क्या होगा, कम्बरसम, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, बोझिल, कुछ भी ऐसा जिसको आपको, जिससे आपको ट्रीट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही हो, मतलब या तो जैसे हमारा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन, कम्बरसम हो गया, बोझिल हो गया। अब आज की तारीख में आप सोचो, जब छोटे छोटे लैपटॉप्स आ गए हैं, तो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स को, है ना, जो आपके पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उस डेस्कटॉप को, CPU का अलग से कोई क्यों वहन करेगा, क्यों अफोर्ड करेगा, वो कैसा हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा, ठीक है। तो बोझिल इसका मतलब होता है, तो क्या हो जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, एनिमल के बायर्स को,
ताकि ये जो इतना बोझिल, इतना बड़ा-बड़ा पेपर वर्क है ना और ये जितना प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, इससे उनको राहत मिल जाए। तो ये ग्रामर से भी हो रहा था, 3 नाउन की, एक एडजेक्टिव था, मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, इसका आंसर हो जाएगा कम्बरसम। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को काफ़ी इनपुट्स मिले होंगे इस क्लास से। नेक्स्ट क्लास करेंगे हम परसों। ये क्लासेस अब बच्चों अल्टरनेटिव डेज़ पर आएँगी क्योंकि इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी। ठीक है? कंटेंट आपको मिल रहा है, आप बस पढ़ाई करिए। इधर-उधर ध्यान बिल्कुल नहीं देना आपको। वेंडर क्या करेगा, कैसे क्वेश्चंस देगा, कब एग्ज़ाम होगा, आप बस अपना काम करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।